So today's talk is on how people can repay the loan faster so that they do not have to pay too much of interest for their home loans. Mr. Shiv Yadav, who is a home loan expert with more than 15 years of experience in the industry, and as of today, Mr. Shiv Yadav is Axis Bank's biggest home loan DSA in the entire NCR. So we have a lot to gain from him. I'll ask my first question कि ये प्रीपेमेंट का आजकल क्या सिस्टम है, मतलब what is the norm around it, what is the legality around it, Shiv? सर प्रीपेमेंट के हाउसिंग लोन में तो एज सच कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं. प्रीपेमेंट यू कैन प्रीपे योर लोन अमाउंट व्हेनेवर यू वांट टू. कोई चार्जेस नहीं है, कोई लॉकिंग भी नहीं है, और ये तो मतलब आरबीआई की ही पॉलिसी है कि आप होम लोन पे कभी भी पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, कोई बैंक उसमें कोई चार्ज नहीं देता है. तो लीगलिटी तो एज सच उसमें कुछ है ही नहीं, बड़ा सिंपल सी चीज है. जब भी आपके पास कोई एक्सेस फंड है, यू कैन प्रीपे योर लोन और यू कैन ऑल्सो मेक द पार्ट पेमेंट. सो एज सच लीगलिटी कोई इश्यू नहीं है. बट हाँ, यूजुअली आपको पार्ट पेमेंट करना है, कब करना है या नहीं करना है, ये एक दो चीजें बोरोवर के माइंड में आती है जब भी उसके पास कोई सरप्लस फंड्स आता है कि उस पैसे का करना है क्या है. फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 1 करोड़ का लोन है, 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है उसमें, और उसके पास कहीं से 40 लाख रुपए आ गए हैं, तो अब वो 40 लाख रुपए की दो चीजें कर सकता है. या तो सर उस अपने होम लोन में पार्ट पेमेंट करे, या उस 40 लाख रुपए को कहीं और पे यूज करे. तो इसमें जो समझने वाली बात ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा होम लोन आज के टाइम में 8% पे चल रहा है, ठीक है. और अगर मेरे पास कोई ऐसा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि मुझे 8% से ज्यादा का रिटर्न दे सकता है, वो कुछ भी हो सकता है सर. म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी एक ऐसा मोड इन्वेस्टमेंट का जो मुझे 8% से ज्यादा का रिटर्न दे. अगर ऐसा कोई मेरे पास अवेलेबल है और मुझे लगता है कि मुझे इससे ज्यादा का रिटर्न वहां से मिलेगा, तो इट इज एडवाइजेबल कि वो होम लोन में पार्ट पेमेंट ना करके उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ऑप्ट करे. क्योंकि होम लोन सर वैसे भी इंडिया में सबसे चीपेस्ट लोन जो है, सबसे सस्ता जो लोन होता है वो होम लोन ही होता है. तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास सरप्लस पैसा है, आप पार्ट होम लोन में पार्ट पेमेंट कर दीजिए, पार्ट फंड कैन बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट. सो इट इज एडवाइजेबल कि आप अपना स्कोप जो है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो है उसको एक्सप्लोर कीजिए क्या है. अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द कॉल ऑन दिस. आजकल शिव भाई मार्केट में होम लोन शुरू में तो लगभग 20 साल ही होता था, बट आजकल मैंने देखा है कि लोन्स का टेन्योर काफी बढ़कर के बहुत सारे बैंक्स तो 30-30 साल तक भी दे देते हैं, और 25 साल तो नॉर्मली मिल जाता है, प्रोवाइडेड कि जो बोरोवर है उनके बाकी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो. आपके एक्सपीरियंस में क्या एक टेन्योर है जो मोस्ट बेनिफिशियल रहता है? सर देखिए, एक छोटा सा रूल है 5-20-40-50. ये छोटा नहीं है, काफी बड़ा हो गया है. 1 मिनट. सो इस रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप एक प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं. तो प्रॉपर्टी परचेज एक बार 5-20-40-50 थोड़ा समझाएं इसको. हाँ एब्सोल्युटली सर. तो जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं वहां से लेके, और जब आप लोन ले रहे हैं, तब तक ये एक रूल है जिसको आप बेसिकली फॉलो कर सकते हैं. यूजुअली सर ये रूल क्या कहता है? सो लेट्स स्टार्ट विद 5 सेज कि आपकी जो एनुअल इनकम है पर ईयर, जो भी इनकम है, लेट्स अज्यूम इफ यू आर ए सैलरीड बोरोवर, सैलरीड बायर, और आपका सीटीसी 12 लाख रुपए का है, 12 into 5, दैट मीन्स कि आप 60 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी आपको परचेज करनी चाहिए. ऑल्दो आपकी इनकम एलिजिबिलिटी में भी आपको ज्यादा अलाउ करती हो, बट दिस रूल सेज कि आपको 60 लाख रुपए की ही प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए. सेकंड आता है 20. क्या कहता है सर कि आप जब उस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हो और आप लोन ले रहे हो, तो आपका लोन टेन्योर 20 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आपकी पॉकेट और रिपेमेंट अलाउ करती है तो लेट्स ट्राई टू कीप इट विद इन 20, मे बी 15, डिपेंड करता है कि आपकी रिपेइंग कैपेसिटी क्या है. बट 20 साल से ऊपर आपको टेन्योर नहीं ले जाना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडल सिचुएशन सर. थर्ड वन इज 40. दिस 40 रूल सेज कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, तो उसमें 40% की जो डाउन पेमेंट है, जिसको हम ऑन कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, वो आपको अपनी खुद की पॉकेट से करना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपकी 12 लाख का सीटीसी था, 60 लाख की प्रॉपर्टी लिया आपने, दैट मींस आउट ऑफ दिस 60, 24 लाख नीड टू बी पेड बाय यू फ्रॉम योर ओन पॉकेट. एंड लास्ट वन इज 50. दिस सेज कि आपका जो मंथली ईएमआई है, इंक्लूडिंग जो आप होम लोन ले रहे हैं वो, या आपकी और एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन चल रही है, वो सब मिला के आपकी मंथली
इनकम का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट 5, 20, 40, 50 रूल्स। तो अगर इसमें सब चीजें फिट बैठती है तो आई एम श्योर किसी को रिपेमेंट में या किसी भी तरह का कोई चैलेंज आते नहीं है। ठीक है सर। तो अच्छा, जो ये टेन्योर का तो जो आप पूछ रहे थे, तो आइडियली जो टेन्योर है वो 20 साल या उससे कम ही रखना चाहिए। बट हाँ, 25 साल का ऑप्शन भी अवेलेबल है और 30 साल का ऑप्शन भी है। इनफैक्ट कुछ बैंक्स अभी मे भी शायद 35 साल के ऑप्शन के साथ भी आ जाएंगे, 35 साल का लोन भी देंगे। हाँ, लेकिन लोन टेन्योर बढ़ने से एक बात तो है, शिव भाई, आप भी इंडस्ट्री से समझते हैं इस चीज को, कि कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी टू परचेज प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, बिकॉज ईएमआई कम हो जाता है तो मैं खरीद पा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है सर। देखिए ऐसे तो जैसे मैं इसी एग्जांपल को कोट करता हूँ, अगर किसी का सीटीसी 12 लाख रुपए का, दैट मीन्स उसकी 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है। ठीक है। जी। तो नॉर्मल जो यूजुअली बैंक है उसको 60 से 70% जो उसकी मंथली इनकम है उसकी ईएमआई बना देंगे। ऑन सेफर साइड 65% ले लेते हैं हम। तो 1 लाख रुपए जिसकी सैलरी है वो 65,000 रुपए की ईएमआई दे सकता है, एज पर बैंक क्रेडिट अंडरराइटिंग। ठीक है। अब 65,000 की जो ईएमआई दे सकता है, अब वो आप जितने लंबे टेन्योर के लिए उसका लोन बनाओगे, क्योंकि टेन्योर होता है क्या है कि सर जो जो भी ईएमआई होती है, ईएमआई इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो आप सर 1 साल का लोन ले लो या 30 साल का लोन ले लो, पहले महीने का जो इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा आपका। टेन्योर से इंटरेस्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है। आप कितने भी टाइम का लोन ले लो, पहले महीने का जो इंटरेस्ट होगा आपका दैट विल रिमेन सेम फॉर टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स और 25 ईयर, 30 ईयर्स व्हाटसोएवर। तो होता है क्या है कि जब आप टेन्योर बढ़ाते हो तो इंटरेस्ट पार्ट तो आपका हमेशा सेम रहता है, प्रिंसिपल टेन्योर बढ़ने के साथ प्रिंसिपल कम हो जाता है। 20 साल के लोन में मे बी प्रिंसिपल एक्स जा रहा होगा, आप 30 साल के लिए लोगे तो एक्स माइनस समथिंग जा रहा होगा। ठीक है। तो उससे होता है क्या है कि जैसे टेन्योर बढ़ता है तो कस्टमर की बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ईएमआई तो उसको 65,000 ही देनी है, बट 20 लाख के लोन की ईएमआई में भी 65,000 हो, बट सॉरी 65,000 की जो ईएमआई है उसमें हो सकता है 20 साल के लिए आपको 65 लाख का लोन मिले। बट अगर आप वो 30 साल के लिए जाओगे तो हो सकता है आपको 75 या 80 लाख रुपए का लोन मिल जाए। दोनों ही कंडीशन में ईएमआई आपकी 65,000 ही रहनी होती है। तो अनडाउटेडली लंबा टेन्योर आपकी बोरोइंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। बट ये भी है सर कि जब आप लंबे टेन्योर के लिए लोन लेते हो तो आप इंटरेस्ट ही पे कर रहे होते हो, क्योंकि प्रिंसिपल तो उसमें कुछ ना के बराबर ही जा रहा होता है। शुरुआत में। बिल्कुल सर। लेकिन इससे ये है कि कोई बड़ी प्रॉपर्टी ले सकता है, या जो उसको नहीं अभी तक अफोर्डेबिलिटी में हो एटलीस्ट वो ले सकता है। धीरे धीरे किसी की, मान लीजिए किसी ने बहुत ही यंग एज में शुरुआत कर दी, 25, 26, 27 साल की उम्र में ही अगर अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदी, तो उन्हें वो फायदा टेन्योर का मिल सकता है ना सर? बिल्कुल मिल सकता है सर, मिल सकता है उस टेन्योर का फायदा उनको। उनकी इनकम एलिजिबिलिटी भी अच्छी खासी, बोरिंग कैपेसिटी अच्छी खासी बढ़ जाती है, जिससे वो अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बट एट द सेम टाइम सर, ऑल्दो आई एम इनटू होम लोन्स, मैं तो प्रमोट करूंगा कि ऑब्वियसली वो ज्यादा मैक्सिमम लोन ले। बट एट द सेम टाइम वो, मुझे ऐसा लगता है कि एक लिमिटेड बोरोइंग ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। एट द सेम टाइम दे हैव टू कंसिडर देयर इन्वेस्टमेंट एंड मेनी मोर थिंग्स एट द सेम टाइम। ऑल्दो प्रॉपर्टी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, बट ठीक है, डिपेंड ऑन केस टू केस की किसकी किस तरह की रिक्वायरमेंट एट द सेम टाइम। ओके। अब ना बहुत बार हमको यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोस भी हैं, प्लस वो फॉरवर्ड्स भी आते रहते हैं, और कि आप साल में एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे दो, या कुछ अपना 10% से ईएमआई बढ़ा दो, या इस तरह के कुछ फॉर्मूलाज के बारे में लोग बात करते हैं। और उसमें फिर ये होता है कि आप 25 साल का लोन 15 साल में पे कर पाओगे या 19 साल में पे कर पाओगे। ये क्या मैथमेटिक्स है शिव? सर देखो, लोन रिपे करने का तरीका तो एक ही है, बैंक जाइए, बैंक को पैसा दे दीजिए। दैट इज द ओनली वे टू रिपे योर लोन। ठीक है। बट होता है क्या है कि आप किसी लोन को क्योंकि अगर आपको एक साथ लोन रिपे करना है तो उतने फंड्स आपके पास होने चाहिए, अगर उतने फंड्स होते तो आपने लोन ही ना लिया होता। तो कुछ ऐसे तरीके की जिससे कि आपका जो आउटफ्लो बर्डन है वो भी आपकी पॉकेट पे उतना ना आए और आपकी लोन भी रिपेमेंट थोड़ा सा जल्दी हो जाए कंपेयर टू जो आपने लोन इनिशियली टेन्योर आपने ऑप्ट किया है। तो उसके लिए कुछ इस तरह की कैलकुलेशंस हैं जिससे कि अपना लोन आप जल्दी रिपे कर सकते हो। फॉर दैट पर्पज मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ एक्सेल सीट में। ओके, सो ये एक एक्सेल सीट है सर। इसमें लेट्स अज्यूम कि किसी ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है। ठीक है। और 8% का रेट है और 25 साल के टेन्योर के लिए उसने लोन ऑप्ट किया है। ठीक है सर। अब इसकी जो ईएमआई है 77,182 रुपीज। एंड ऑफ 25 ईयर 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल तो रीपे करना ही करना है, बट इंटरेस्ट भी उनको पे करना होगा। दैट विल बी अराउंड 1.3 CR आफ्टर 25 ईयर।
तो ऐसे तो 25 साल तक लोन चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो सर एक दो तरीके हैं जिनको हम ऑप्ट करके और अपने लोन की रिपेमेंट थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। एक बड़ा बेसिक सा ही तरीका है कि अगर मैं हर साल में 12 महीने होते हैं, 12 ईएमआई दे रहा हूँ, मैं 12 की जगह 13 ईएमआई दूं बैंक को। फॉर एग्जाम्पल मेरी ईएमआई सर 77,182 की है, मैं सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ हर साल। तो आप देखोगे जो मेरा लोन टेन्योर है ना सर, वो जो मैंने 300 महीने के लिए लोन लिया था, वो मेरा लोन टेन्योर, मेरा लोन खत्म हो गया है सर यहाँ पे 238 महीने पे मेरा लोन खत्म हो गया है। सिर्फ मैंने एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे की है साल में। तो जो मेरा 300 महीने का जो लोन टेन्योर था वो घट के अब सिर्फ 238 महीने रह गया है। दैट मीन्स कि मैंने करीब करीब 62 महीने पहले लोन अपना रिपे कर दिया है, जस्ट पेइंग वन सिंगल ईएमआई एवरी ईयर। दैट हाउ वी कैन रिपे आवर लोन फास्टर। एक दूसरा तरीका और होता है सर कि मैं जो अपनी मंथली रिपेमेंट आउटफ्लो है मेरा जो भी रहा है, मैं उसको हर साल एक सर्टेन परसेंटेज से बढ़ा दूं। लेट्स से वो मैं बहुत ज्यादा नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ 5% ही लेता हूँ कि मैं हर साल ना 5% ही अपना रिपेमेंट, मेरी मंथली ईएमआई उसको हर साल 5% से इंक्रीज कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैं 5% अपनी ईएमआई इंक्रीज करता हूँ, पहले साल तो मेरी ईएमआई सर 77,000 जो थी वही चलेगी। 13वें महीने मेरी ईएमआई 5% बढ़ गई है, विच इज नाउ 81,000 रुपीज। ठीक है। ऐसे ही 25वें महीने फिर बढ़ गई है 5%, जो कि अब 85,000 हो गई है। ऐसे ही हर साल में 5% मेरी ईएमआई बढ़ जाएगी। और हम सर जो आज अर्निंग है 5% ईएमआई हर साल इंक्रीमेंटल, नॉट ए बिग टास्क। अगर मैं सिर्फ 5% ही बढ़ाता हूँ सर, तो मेरा लोन 163 महीने में खत्म हो जाता है। 163, 163 महीने, विच इज अराउंड हाफ ऑफ द टेन्योर। 63 मेरा सर करीब करीब हो गया है आपका 13 साल समथिंग। ठीक है। तो सिर्फ मैंने 5% अपनी ईएमआई बढ़ाई है और उससे मेरा लोन लगभग जो 25 साल का लोन था वो 13 साल के अंदर अंदर खत्म हो गया है। तो कोई फाइनेंशियली कोई बहुत ज्यादा बर्डन भी मुझे नहीं पड़ा है कि कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ गया था कि मैंने एक साथ कोई पार्ट पेमेंट किया है, ऐसा कुछ किया है। बट मेरा लोन बड़ी जल्दी हो गया है। सो ये बेसिकली मैथमेटिक कैलकुलेशंस हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं एक्सेल भी शेयर कर दूंगा अगर किसी को चाहिए होगा, जो बेसिक सी कैलकुलेशंस है। प्लीज एक्सेल तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर ही देना। मेरे हिसाब से अगर कोई दोनों कर ले इस्तेमाल, कि खींचतान करके अगर वो साल में एक एक्स्ट्रा ईएमआई लगभग 8.5% का बर्डन हुआ, जी 1/12 8.5%। और अगर महीने वाली अपनी मतलब भाई हर साल किसी ना किसी का थोड़ा बहुत तो आमदनी में इंक्रीमेंट है ही, उसको अगर जोड़ने के लिए हम वैसे कर लें और 5% के आसपास वो बढ़ा लें, तो काफी जल्दी 25 साल का लोन रिपेमेंट हो सर सकता ये लोन तो फिर मतलब आप यू वोंट बिलीव, ये आपका लोन करीब करीब आपका खत्म हो गया है 150 महीने में। मतलब और है। जल्दी खत्म हो गया, मतलब मोटा मोटा 12 साल और 6 महीने में आपका लोन खत्म हो गया। राइट, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि उसके बाद उसकी एब्सोल्युटली आप लोन अपनी की ईएमआई एलिजिबिलिटी बढ़ती की वजह से अब मे बी 5% बड़ा मैंने नॉमिनल बड़ा कंजर्वेटिव साइड ही दिया है। अगर इसको आप बहुत ज्यादा नहीं 7 या 8% भी करोगे, अगर लेट्स से कि 7 भी करते हैं इसको, तो भी मेरा लोन बड़ी जल्दी रिपे हो जाएगा। ये मेरा लोन रिपे हो जा रहा है सर इसमें 134 महीनों में, मतलब करीब 11 साल में मेरा पूरा 1 करोड़ का लोन रिपे हो गया है। है। ये आपने काफी सही बताया। और इसको करने के लिए क्या मतलब, वन हैज टू कंटिन्यूअसली अप्रोच द बैंक, क्या कैसे करते हैं सर इसको? देखो दो तरीके हैं। एक्स्ट्रा ईएमआई के लिए तो आप एक ईएमआई का जो भी अमाउंट हो आप पार्ट पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी 78,000 की ईएमआई है, आप हर साल जाके बैंक को 80,000 रुपए दे दो। जब भी आप 80,000 रुपए की पार्ट पेमेंट कर रहे हो तो बैंक को बोलो कि मेरी ईएमआई को सेम रखो पहले वाले को, ये पूरे का पूरा अमाउंट मेरे प्रिंसिपल में सेट ऑफ कर दो, उससे आपका टेन्योर कम हो जाएगा। दूसरा जो तो यहाँ पर जो ख्याल रखने वाली बात है कि मुझे उनको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा, मेरा ईएमआई ना बदला जाए, मेरा टेन्योर बदला जाए। बिल्कुल सर, लेट मी टेल यू सर कि ये तो हमेशा ही एडवाइजेबल है। आप इसको भी छोड़ दीजिए। अगर जनरली भी जैसे आपके पास कहीं से 10, 5, 20 लाख रुपए कुछ भी एक लमसम अमाउंट आया है, जब भी आप बैंक में वो पार्ट पेमेंट करने जा रहे हो, तो ट्राई कीजिए कि आप अपना टेन्योर को ही कम कराएं, अपनी ईएमआई को चेंज ना कराएं। क्योंकि ईएमआई तो आप ऑलरेडी पे कर ही रहे हो, आपकी लोन रिपेमेंट आपको करना ही है। अनलेस एंटिल यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेस या कुछ आपको फाइनेंशियल बर्डन है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। अदरवाइज आप अपने टेन्योर को ही कम कराइए। दैट इज द बेस्ट वे टू रिपे योर लोन फास्टर। ओके। और दूसरा, मान लीजिए जो ये हर 12 महीने में अगर मैं अपना लोन कुछ मतलब ईएमआई में कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उसका क्या तरीका है सर? उसके लिए आपको बैंक को हर बार एक बार जाके आपको बैंक से अपनी ईएमआई रिवाइज करानी होगी।
बैंक बढ़वानी। आपकी, हाँ वो आपको एक बार हर बार जाना होगा और एक बार बैंक को विजिट करना होगा, वो आपकी, क्योंकि उनको भी सर बैंक को भी इंश्योर करना होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी पे आपको 60,000 रुपए की ईएमआई दी थी इनिशियली, तो बैंक भी चाहता है कि आपकी जो एक, हम टेक्निकली उसको फोयर बोलते हैं, फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, तो बैंक ऑल्सो वांट टू इंश्योर कि जो रेशियो है वो रेशियो ब्रीच ना हो जाए। तो बैंक भी एक बार देखना चाहिए कि आपकी उतनी इनकम है या नहीं है। आप जस्ट टू रिपे द लोन आप बर्डन लिए जा रहे हो अपनी इनकम के अगेंस्ट में, जितनी आपकी इनकम शायद बढ़ी नहीं है, तो बैंक भी वो नहीं चाहता, उस रेशियो को बैंक भी मेंटेन करना चाहता है। तो इसलिए एक बार आपको बैंक को रिक्वेस्ट करना होगा। वो तो कुछ ऐसे बैंक है जो उस अंडरराइटिंग में नहीं जाते हैं, वो आपकी रिक्वेस्ट भी बढ़ा देते हैं, पर कुछ बैंक जो है दे मे आस्क फॉर योर लेटेस्ट सैलरी स्लिप और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसमें क्या कोई बैंक कोई कन्वीनियंस चार्ज वगैरह भी देता है या ना कुछ? ना कुछ कोई चार्ज नहीं है सर, कोई भी चार्ज नहीं, किसी भी तरह का कोई चार्जेस। शिव जी, मेरे तो अब आपने मतलब ये काफी बताया, मैं अपने क्लाइंट्स को भी बता पाऊंगा, मेरा तो रियल एस्टेट का ही काम है, सो उनको मैं काफी अच्छे से समझा भी पाऊंगा कि कैसे, बिकॉज क्लाइंट्स का एक मेजर कंसर्न होता है कि हम तो 1 करोड़ का लोन लेंगे और 1.5 करोड़ तो मेरा ब्याज ही लग जाएगा, और उस तरह से खासकर जी बीच बीच में ऐसे समय आते हैं जब ब्याज घट जाता है, उस वक्त में ये वाली सुविधा का इस्तेमाल करेंगे तो लोन शायद और भी जल्दी पे हो जाएगा, बिकॉज बिल्कुल सर। इंटरेस्ट भी कम हो गया और वो एक मिला जुला इफेक्ट आ जाएगा। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work now.